नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास का सेगमेंट है उसमें हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का पिछले कुछ वीडियो कर चुके हैं। अब ये गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय से स्टार्ट करना है, तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या है, क्लाइव के समय से असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया। ठीक है, उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए और जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, तो सैनिक और असैनिक दोनों किया है इसने, और जिसमें क्या हुआ था कि जो उपहार लेना और निजी व्यापार इसको बंद कर दिया था असैनिक में। ठीक है, और सैनिक में क्या किया कि जो भत्ता दिया जाता था वो केवल अब बंगाल और बिहार की सीमा से जो बाहर कार्यरत थे सैनिक उनको मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो देखिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हुआ था, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना 1773 का, तो उसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसके अनुसार एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन हुआ था, और जो हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इससे पहले बंगाल का केवल गवर्नर होता था, तो अब गवर्नर जनरल बना देंगे। और इसने क्या किया, सबसे पहला इसका जो था कि द्वैध शासन की समाप्ति की। द्वैध शासन क्या था, स्टार्टिंग किसने की थी, ये क्लाइव ने की थी। ठीक है, तो इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को सुव्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और शुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। तो राजस्व सुधार के लिए इसने क्या किया, परीक्षण और अशुद्धि नियमों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। देखो, जो कॉलेजिस्ट था उसमें क्या चार सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। तो जो अध्यक्ष था वो क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ठीक है, जन प्रशासन की नींव जो डाली थी वो वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। तो देखिए, जो प्रशासन का था वो मेन तो देखो कॉर्नवालिस का माना जाता है, लेकिन जो नींव है वो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई है, 15 जनवरी 1784। ये वही है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो भारतीय साहित्य थे उनका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। तो ठीक है, जैसे भगवद गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सबका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित था। तो पहले तो 1774 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा है, ये बात समझ लेते हैं। सेकंड क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो कही जाती है वो वारेन हेस्टिंग्स या वेलेजली की कहलाती है। ठीक है, मेन वारेन हेस्टिंग्स का माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो देखिए, पहले बताया था मैंने, जो क्लाइव ने तो सुसाइड कर ली थी, और जो वारेन हेस्टिंग था इस पर महाभियोग का मुकदमा चला था। ठीक है, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था।
रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थीं। क्या क्या थीं? रियासतों के प्रति कौन कौन सी नीति अपनाएंगे? कंपनी का भारतीय इतिहासों से समानता के लिए संघर्ष, ठीक है, ये कब से कब तक चली है? 1740 से 1765 तक। मतलब कुल मिला के ये कौन सा माना जाएगा? ये रॉबर्ट क्लाइव का भी होगा इसमें, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति ये कब मानी जाती है? ये 1765 से 1813 तक की, ठीक है। 65 से 1813 कौन सी नीति कहलाई? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। फिर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ये 1813 से 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ठीक है। इसमें वो इनका डलहौजी की जो नीति आई है ये आई है। घेरे की नीति में क्या आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स की और किसकी आ जाएगी? मैन वेलेजली की, सहायक संधि वगैरह, ठीक है। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कौन सी आ जाएगी? डलहौजी, जिसमें हड़प्पा वगैरह ये सब है, ठीक है। अधीनस्थ संघ की नीति ये आ जाएगी 1858 से 1935 तक। और फिर आ जाएगी बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप अगर स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, तो स्पेक्ट्रम में एक अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है, तो आप उसको इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं इनका, ठीक है। मेंस के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। दीवानी और फौजदारी कचहरियों को, ठीक है, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। उस टाइम जो कॉर्नवालिस था ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा जिसे तनख्वाह मिलती थी ना, वो कलेक्टर ही था, ठीक है। 1787 ईस्वी में जिले का प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करो। उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी में अंतिम रूप देकर उसे क्या बोला? कॉर्नवालिस संहिता। ये कॉर्नवालिस कोड कहलाता था, ठीक है। 1793 में आया था। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण। इसके तहत क्या किया था इसने? इसके तहत उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई। इसके पहले क्या था? कलेक्टर न्याय में भी बैठता था ना, न्यायिक शक्तियां भी थी ना, तो उससे न्याय को शक्तियां, फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। तो ये भी आता है कि प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का आयोजन प्रारंभ या लोक सेवा का प्रारंभ किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। यहीं पर इसकी कब्रिस्त है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो देखो, पहली बात तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। और सेकंड क्या है कि इसका कार्यकाल क्या रहा? 1798 से 1805। वसीन की संधि ये दिसंबर 1802 में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ
लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। अब आते लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, और इसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि पहले बताया नहीं था कि डुप्ले ने किया था ये, कि उसने अपनी सेना किसके खर्च पर वहीं पर रखी थी ना, कर्नाटक में, कर्नाटक के शासक के पास अपनी फ्रांस की सेना रखी थी उसी के खर्च पर। तो ये जो था ये डुप्ले माना जाता है इसका, ठीक है। वह एक क्रमिक रूप से विकसित हुई। समुद्र डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि, हाँ देखो, अगर प्रथम सहायक संधि का नाम आता है तो क्या आएगा वो 1765 में, लेकिन जो सहायक संधि नीति के तहत किया गया उसमें कौन आएगा, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा। और लॉर्ड वेलेस्ली के तहत सबसे पहले कौन आएगा, हैदराबाद आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली के रूप में सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे, तो सबसे पहला था हैदराबाद था 1798 ईस्वी में 1800 तक, फिर मैसूर था, फिर तंजौर था, फिर अवध, पेशवा, फिर भोंसले, सिंधिया और जोधपुर, जयपुर, मच्छरी, बूंदी और भरतपुर, ठीक है। तो मैन सबसे पहले जो एक 1800 से पहले कितने थे, 1800 पहले हैदराबाद था, मैसूर था और तंजौर था, HMT, ठीक है। HMT पहला था, HMT कोई घड़ी मड़ी आती थी ना, तो HMT कर लीजिए। उसके बाद अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। अब ये विलियम बेंटिक के बारे में आप बताते हैं लोग कि 28 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा और बालिका शिशु वधू जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया और देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। तो इसने क्या किया था, भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया, इसके टाइम एक विद्रोह होता है जयपुर वाला, ठीक है, कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिलाया। तो अगर ये कहा जाता है ना कि बेलेजली ने भी कुछ राज्यों का अधिग्रहण किया था, और ये राज्य कौन थे, एक तो 1831 में मैसूर था और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में लाया था, क्योंकि वहाँ अत्यधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारणों के कारण स्मरण किया जाएगा। तो सामाजिक में क्या हुआ था, सती प्रथा, शिशु बालिका वध पर रोक और ठगी प्रथा नहीं, दास प्रथा के अंत के लिए भी इसी टाइम आ गया था। और इसके बाद प्रशासनिक में क्या आएगा, कोड आ जाएगा, शिक्षा सुधार, ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट, अच्छा इस टाइम क्या आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और इसी के तहत जो था ना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। अब और केंद्रीय भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। ये देखिए, ठगों के लिए कार्रवाई जो थी वो इसके टाइम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ठगों के लिए और दास प्रथा के लिए, दोनों के लिए उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया। स्लीमैन ने अनेक ठगों को फांसी दी गई और कुछ को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1857 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हुआ।
1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी से 1833 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर ने कानून बनाने को कहा। और फिर उसके बाद क्या, 1843 में जब कौन था, 43 के टाइम सिंध विजय, एलन बोरो ना, तो 1843 में दासता को जो अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा, 1813 से 23 तक, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। तो सुगौली की संधि कब मानी जाती है, ये 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी और 1816 को अनुमोदित। तो 1816 माना जाता है, अगर आएगा ना ईयर में तो 1816 लगाइएगा आप लोग। सुगौली की संधि 1816। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया। तो देखिए, पहले कौन था, स्लीमैन था, लेकिन फिर उसके बाद अवध का जो ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया रेजिडेंट, वो जेम्स आउटरम रखा गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम को रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। तो अवध को किस आधार पर अधिग्रहण किया गया था, कुशासन के आधार पर। ठीक है, कि ढंग से ये लोग शासन नहीं कर रहे हैं। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। और डलहौजी कब से कब तक रहा, 48 से 56 तक। ठीक है, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से हैं। पहले तो अब मतलब 1856 में तो ये इसका अलग ही था। बाकी जो व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत किए गए वो सबसे पहले सतारा था 48 में, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, और फिर उसके बाद आ जाएगा ये अवध। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यवगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो करौली का नहीं माना जाता है, बाकी सभी माने जाते हैं। भारत में रेल निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। तो कब बिछाई गई थी, 1853 में, और कब, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से दबाया जा सके, कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। तो सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था, ये हुआ था कर्जन के समय। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी, डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक है, 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया, मतलब पीडब्ल्यूडी जो विभाग बनाया गया वो डलहौजी के टाइम बनाया गया। ठीक है, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कब पारित हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर मेन थे इसको पारित कराने वाले में। ठीक है, इस अधिनियम के नियम 15XB के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे कौन से, पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री थे और धौंधव केशव कर्वे थे। कौन कौन से पश्चिमी भारत में, विष्णु शास्त्री और धौंधव केशव कर्वे।
धौंधा केशव कर्वे या फिर डीके कर्वे कहते थे जिन्हें, ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो ये भी है कि 1899 में कहाँ पे किया था, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी डीके कर्वे ने। 1857 ईस्वी के महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, महारानी की उद्घोषणा थी। और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब हुई थी, 1 नवंबर 1858 को, और कहाँ पे, इलाहाबाद में दरबार लगा उसमें। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बन गया। अब अभी तक मतलब अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का प्रथम वायसराय भी बना। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो 1870 में दिल्ली दरबार में। ठीक है। तो प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटिन के समय द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। यह 78 से 80 के इसमें हुआ। 1843 के एक्ट वी के द्वारा 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो 1843 में हुआ था। और किसने किया था, एलनबरो ने। इसके काल 1842 से 1844 के दौरान सिंधु को मिलाया गया था। कब, सिंधु को कब, 1843 में मिलाया गया था। ठीक है। और ये जो यहाँ पे नीति अपनाई गई थी आंग्ल अफगान संबंध में, तो ये कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई गई थी। ये कब से कब तक चली, ये एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चली थी। ठीक है। इसके बाद लिटिन के काल में ये चेंज होती है बाद में। ठीक है। तो इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS वाइली के एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय से प्रथम जनगणना जो हुई थी वो किसने की थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई। पहली कब हुई थी, 72 में। उसके बाद नियमित कब हुई, 1881 में। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। तो मेयो की हत्या कहाँ पे हुई थी, अंडमान निकोबार में, तो इंडिया में होगी। ठीक है। और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 में लिटिन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण का होने लगा। ठीक है। नीति चेंज हो गई। अब कुशल अकर्मण्यता की जगह कौन सी आ गई, अग्रगामी नीति का अनुसरण और हस्तक्षेप करने की नीति। मेजर सैंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटिन के काल में पारित हुआ। ये क्या था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था ना कि कुछ भारतीय भाषाएं हैं उनको उनके खिलाफ आया था ये। ठीक है। तो इसी में बहुत सारी पत्रिकाओं को जब्त किया गया था, बंद किया गया था। मैन ये जो सोमप्रकाश जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था शायद, नहीं, तो ये मैन जो सोमप्रकाश अखबार था और भारत मिहिर, तो इन दो के लिए लाया गया था। और इसमें अच्छा एक और चीज़ हुई थी कि जो एक अमृत बाजार पत्रिका थी, तो उसने क्या किया था, उस पत्रिका ने रातों रात अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया था, इंग्लिश कर लिया था। ठीक है। बंगाली में निकलती थी, बंगाली से इसने क्या कर लिया था, इंग्लिश में, इस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है। और बाद में जो लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने फिर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। ठीक है। तो मोहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया इसको। ठीक है।
अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इल्बर्ट थे वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। तो कब किया था? 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया और यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात बताया। ठीक है, और इसमें ही शायद श्वेत विद्रोह इसी में हुआ था ये ना। फिर उसके बाद लॉर्ड लिपिन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। इन्हीं के टाइम आया था 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। ठीक है, जब कुछ नियम बनाए गए। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे या उन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया। ठीक है, इसमें फिर से कुछ नए चेंजेस किए गए। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड लिपिन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। तो मेयो के समय हुआ था सृजन इसका स्थानीय शासन का, लेकिन जो संस्थापक वास्तविक हैं वो कौन है? रिपिन थे। तो आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाएगा? रिपिन को माना जाएगा। लेकिन शुरुआत किसने की थी? रिपिन ने की थी। ठीक है, वो मेयो ने। ठीक है, चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कब किया था? 1836 में। ठीक है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में किए गए। कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और फिर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। ठीक है, 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। किसे किया गया? कनिंघम को। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग बनाया गया। तो कब अलग विभाग बना है? बन के आया 1871 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत और स्वीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत कब किया गया? 1901 में। और फिर जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 1904 में आया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की थी? मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। ठीक है, किससे की थी? औरंगजेब से की थी इन्होंने। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। मार्ले, इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। सुधार। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ये सिर्फ फूट डालो की नीति का मेन वो कहा जाता है। ठीक है, पृथक निर्वाचनों की स्थापना। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया और 1912 में दिल्ली क्या बन गई? राजधानी बन गई। 11 में घोषणा हुई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में जो हुआ था उसको फिर रद्द कर दिया गया और स्थानांतरण दिल्ली की राजधानी स्थानांतरण घोषित की गई। और फिर उसके बाद बिहार उड़ीसा एक नया अलग क्षेत्र बन गया। ठीक है, इसी के दौरान
अब प्रश्न जो हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं अगर मॉडर्न इंडिया के भी, या फिर मध्यकालीन भारत के और प्राचीन भारत के, या फिर पीजीटी टीजीटी के लिए और नेट पेपर के लिए आपको देखने हैं पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर, तो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।